नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम संबंध और फलन की एक स्पेशल वीडियो, एग्ज़ाम स्पेशल। सिर्फ ये पढ़ो, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी जहाँ तक हम समझते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी क्लास में पढ़ा है तो उसके बाद ये जो 48 क्वेश्चनों की एक क्वेश्चन सीरीज हम आपको कराएंगे आज, इसको पढ़ने के बाद आपको जितने भी डाउट्स संबंध और फलन के संबंध में आते हैं वो सभी आज आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपनी अपनी जगह ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हम शोर कम करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यदि a बराबर ABC और b बराबर 1 2 3 हो तो f इक्वल टू A1 B2 C2, तो f कैसा फलन है। देखिए, फलन मतलब फंक्शन को जानना जरूरी है और फंक्शन को कैसे जानेंगे वो समझिए। इसमें कुछ फंक्शन के नाम आए हैं, जैसे एक क्या होता है, अंतःक्षेपी क्या होता है, अनेकक या बहुएकक, इसका नाम एक और है बहुएकक, ये क्या होता है। अब तभी तो बता पाएंगे आप। आच्छादक क्या होता है। ये चार चीज़ें आप अगर फंक्शन में पहचान पाए, समझ पाए, तो फंक्शन से रिलेट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप बेहतर कर पाएंगे। तो एकक का मतलब क्या होता है कि जब आप मैपिंग कर रहे होते हो किसी भी वेन डायग्राम से, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे इन्हीं को ले लें, ए बी सी की हम बात करें और यहाँ 1 2 3 आप ले लें, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ए का किससे मैप है 1 से, A1 से, बी का किससे मैप है 2 से, और सी का किससे मैप है 2 से। अब आप देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, पहले तो बीइंग फंक्शन, यानी फंक्शन बनने के लिए कंडीशन जो दी होती हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसके लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कि प्रत्येक अवयव का एक मैप होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो वो तो देखिए प्रतिबिंब तो है, एक प्रतिबिंब होना चाहिए। नमस्ते, आ जाइए। प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। वो आप देख रहे हैं कि ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है, सी का प्रतिबिंब भी 2 है। एक ये होना चाहिए। दूसरा, ये जो प्रतिबिंब है वो प्रत्येक का यूनिक होना चाहिए। अब अद्वितीय आप हिंदी में पढ़ते हैं, तो अद्वितीय का मतलब क्या है, यूनिक का मतलब क्या है। यूनिक का मतलब वो उसके पास एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, दोस्त है लेकिन एक ही है, तो एक हो। अगर आप इस फंक्शन में आप ये समझिए कि आपने ए बी सी और 1 2 3 एक ही दो मैप हो गए, दो प्रतिबिंब बन गए, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। यानी क्या है दूसरा कंडीशन, यानी अवयव का प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, अद्वितीय, यानी यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। तो बीइंग ए फंक्शन, ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई आपकी ये कर रही हैं, अद्वितीय है। ये अलग बात है कि वो दोनों का है, इससे कोई मतलब नहीं होता। बी के लिए तो वो यूनिक है ना। अब ऐसे समझिए इसको, क्या तुम्हारा दोस्त किसी और का दोस्त नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तुम्हारे लिए तो वो दोस्त है ना, तो उस चीज़ को आप बेहतर समझेंगे, ठीक है ना। एक देखो, बी के पास एक अवयव है, सी के पास एक अवयव है, ए के पास एक अवयव है, इस तरीके से आप समझेंगे। तो अब आप बात करते हैं, तो बीइंग ए फंक्शन, तो फंक्शन तो यह है। अब बात आती है कि एक ही है या नहीं है। एक ही का मतलब होता है कि एक एलिमेंट एक के साथ प्रतिबिंब बनाए। अब यहां देख रहे हैं कि बी का प्रतिबिंब 2 है, सी का प्रतिबिंब भी 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक का एक तो है नहीं भाई, ये दो जो है बी और सी दोनों की मैपिंग है, दोनों का प्रतिबिंब है। तो एक ही खत्म। तो एक ही जैसे ही खत्म होगा ये इसके अपोजिट जाता है। अगर एक ही नहीं है तो ये होगा, समझे ना समझे। और अगर ऐसे लिख देते हैं, और एक ही है तो ये नहीं होगा। क्लियर। यानी एक ही का मतलब क्या है, एक का एक होना चाहिए। तो अब यहां देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। कैसे हैं, अपोजिट। अगर जिस फंक्शन में एक ही फंक्शन बनेगा, जिस फंक्शन में एक ही फंक्शन बनेगा वो एक ही होगा तो अनेकक नहीं होगा, और अनेकक होगा तो एक ही नहीं होगा। ये समझ पा रहे हैं। दूसरा, अब बात करते हैं हम अंतःक्षेपी और आच्छादक की। किसकी, अंतःक्षेपी और आच्छादक की। अंतःक्षेपी में आप ये समझिए, जैसे अभी मैं इस फंक्शन को ले रहा हूँ जो आपका गिवन है, इसमें आप देख रहे हैं
कि 3 का कोई भी प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, यानी 3 किसी की भी मैपिंग नहीं है। और जब 3 किसी की भी मैपिंग नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आच्छादक फंक्शन नहीं है, क्योंकि आच्छादक होने के लिए होना ये चाहिए कि प्रत्येक अवयव ऑफ सेट बी होना चाहिए, कोई ना कोई प्रतिबिंब इसका होना चाहिए, कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, और यहाँ आपको खाली है। तो जैसे अब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर आच्छादक हुआ तो अंतक्षेपी नहीं होगा, और अंतक्षेपी हुआ तो आच्छादक नहीं होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना, अपोजिट। अच्छा, अंतक्षेपी की कुछ डेफिनेशंस में ना अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। इसको कहते हैं इनटू फंक्शन, और इनटू फंक्शन का मतलब होता है कि एक एक के बारे में बताए कि एक एक ही है और ऑन टू नहीं है, उसको हम इनटू कहते हैं। एक एक ही है, लेकिन तुम इस तरीके से समझो, तुम्हें क्या है, यूपी बोर्ड और बिहार वाले ज़्यादा दिमाग लगाते ही नहीं है। क्यों लगाएं, इतना क्यों सोचें? पता है कि जहाँ जहाँ आच्छादक बनेगा वहाँ वहाँ अंतक्षेपी नहीं बनेगा, और जहाँ जहाँ अंतक्षेपी बनेगा वहाँ वहाँ आच्छादक नहीं बनेगा, एक दूसरे का अपोजिट है। तो अब आप देखिए, यहाँ आच्छादक नहीं है तो कैसा हुआ, अंतक्षेपी। ऑप्शन ढूंढ लो, यानी ये अनेकक हुआ और अंतक्षेपी हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका। देखो बी क्लियर हो रहा है, तो आप समझ पाए होंगे कि आच्छादक, अंतक्षेपी और बहुएकक और अनेकक किसको कहते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उन्होंने कहा दूसरे क्वेश्चन में कि एक संबंध है समतल रेखाओं सरल रेखाओं में समुच्चय आर लंब होने का संबंध, आर बराबर रेखाओं के लंब होने का संबंध, ये आपका लंब होने का संबंध है। समझिए अब जरा, तो कैसे प्रूव करेंगे? अब वो कह रहे हैं स्वतुल्य है, संक्रमक है, सम्मित है या सम्मित संक्रमक है, इनमें से कोई नहीं। कैसे आप प्रूव करेंगे? तो देखिए डिस्क्रिप्टिव में भी अगर आपको आ जाए तो कैसे लिखेंगे? अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन डिस्क्रिप्टिव का। ऑप्शनल तो आप 1 सेकंड में पहचान सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में कैसे करते हैं वो समझिए। तो आप लिखेंगे कि L1 स्वतुल्य के लिए स्वयं से स्वयं पर, L1 L1 पर लंब है। क्या जो संबंध है उसमें स्टेटमेंट डाल दीजिए, L1 L1 पर लंब है। क्या अब आप समझिए जरा, ये L1 लाइन है और इसी के ऊपर L1 लाइन है, L1 लाइन, तो क्या ये लंब हो सकती है? स्वयं पे से स्वयं पर कोई लंब हो सकता है? तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता लंब, तो ये क्या होगा बताओ जरा? ये असत्य है, असत्य है। क्योंकि भी लिखना चाहते हो लिख दीजिए, क्योंकि स्वयं लाइन स्वयं पर, स्वयं रेखा स्वयं पर संपाती होती है। क्या होती है? संपाती होती है, संपाती होती है, लंब तो नहीं हुआ, तो स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। क्लियर, समझ आया? स्वतुल्य नहीं होगा। अब दूसरी बताइए, सम्मित। दूसरी कंडीशन है सम्मित की। अब जरा चेक करो, सम्मित में कहते हैं कि L1 L2 पर लंब है। पहले स्टेटमेंट को आप हमेशा सत्य मानेंगे, लंब है, तो तुमको चेक करना है कि जो दूसरा स्टेटमेंट लिखोगे आप L2 L1 पर लंब है। अगर ये स्टेटमेंट सत्य हुआ तो ऋतिक ये क्या होगा? ये सही सम्मित हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट भी गड़बड़ाया तो ये, हाँ, तो ये जो क्या होगा, ये सम्मित नहीं बनेगा। क्लियर है ना? समझ लीजिए। तो कैसे? देखो, ये L1 लाइन मान लूँ और इस पर L2 लाइन लंब है। अब देखो, L1 L2 पर लंब है और L2 L1 पर लंब है, मतलब ये सब दोनों बात सत्य है, और दोनों बात सत्य हैं तो क्या हुआ? सम्मित है, सम्मित है। क्लियर बात है? अगला आइए, संक्रमक। भाई संक्रमक में होता ये है, समझिए जरा, संक्रमक में क्या होता है? संक्रमक में 2 स्टेटमेंट खुद के जनरेट, और उन 2 स्टेटमेंटों से तीसरा स्टेटमेंट जनरेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीसरा स्टेटमेंट जनरेट होना चाहिए। देखो जरा कैसे, तो मैंने लिखा L1 L2 पर लंब है, और परपेंडिकुलर वैसे दिखा देता हूँ, परपेंडिकुलर टू L2, और दूसरा स्टेटमेंट लिखा L2 परपेंडिकुलर टू L3। तो अब आपको ये होना चाहिए कि L1 परपेंडिकुलर टू L3, L1 परपेंडिकुलर टू L3। अब जरा देखिए, जरा रेखा बना के, मैंने L1 ये, L2 ये ले ली, अब L3 कोई ऐसी लाइन है जो इस पर लंब है, L2 पर, भाई L2 लाइन पर लंब है। अब आप देखिए
एक लाइन पर दो लंब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, और यहां तुम्हारा स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई लंब होना चाहिए। यहां तुम्हारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लंब होना चाहिए, जबकि एक रेखा पर डाले गए दो लंब, यहां से देखो ना L1 L2 पर लंब है, मतलब L2 L1 पर लंब है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कंट्राडिक्ट पैदा कर रहे हैं, यानी ये लंब नहीं है। क्या है? L1 L3 पर समांतर या संपाती होगी, समांतर या संपाती होगी। भाई समांतर तो ये हो सकती है कि ऊपर खिंची हो, और L3 पर ही L1 पर ही खिंची हो, तो संपाती भी हो सकती है, संपाती होगी, अतः संक्रमक भी खत्म। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका सी सही है, सम्मित है। तो इस प्रकार हम डेस्क्रिप्टिव में, आप डेस्क्रिप्टिव में करेंगे। जब आपको यूपी बोर्ड में पूछे, बिहार बोर्ड में पूछे, तो आप इस प्रकार से इसमें करने जाएंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये तो बच्चों वाला खेल है, ये बचपन से खेलते आए हो तो एक बार और खेल लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक बाइनरी ऑपरेशन है 2a + b के साथ, और पूछ रहे हैं कि 2 * 3 * 4 बराबर वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे? कोई नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2 * 3, a को आप 2 मानिए, b को आप 3 मानिए। पहली बार में आप 2 * 3 रख लीजिए, 2 * 3 रख लीजिए। तो 2 * 3 का मतलब 2 × 2 + के 3, 2 दूनी 4 + के 3 कितना हो गया? 7। अब आप इसमें अगर रख रहे हैं तो 7 * 4, a को क्या माना जाएगा? 7। देखो स्टूडेंट यहाँ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, पेपर में आप बड़ा खुश हो जाते हो, अरे इतना ईजी क्वेश्चन मिल गया, और उतना ईजी क्वेश्चन में आप 7 को दूसरे नंबर पर लिख देते हो। तो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आपने जो वैल्यू प्राप्त की है वो पहले नंबर पर निकाली है। 2 * 3, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, तो पहले नंबर पर आपने 2 * 3 निकाली है। तो जल्दबाजी में गलती ना करें, जल्दबाजी न करें, जल्दी करें लेकिन जल्दबाजी ना करें। तो 7 को पहले नंबर पर, अब देखो 7 × 2, 2 × 7 + के 4, 7 दूनी 14 + के 4 कितना हो गया? 18। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ए इज करेक्ट, 18 आपका आंसर आ गया। दूसरे को तो आप बच्चों वाला है, ए को 4 मान लो, बी को 5 मान लो, रख दो। तो मैं डायरेक्ट ही रख देता हूँ, 3 × 4 + 4 × 5 -2, और 12 + 20 -2, तो 32 में से 2 घटे 30। तो कितना आंसर? ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये तो मैं मानता हूँ कि ये तो सबसे सुरक्षित है, सबको आता है। चलो ये तो सबको आता है, आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है इस क्वेश्चन में? वो कह रहे हैं कि संबंध है एक r बराबर, किस में है? पहले तो संबंध देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। संबंध है n में। भाई ये जरूरी है कि आपका एलिमेंट आ कहाँ से रहा है। संबंध और फलन के चैप्टर में आप डोमेन जरूर चेक कर लें कि आपका एलिमेंट आ कहाँ से रहा है। और संबंध देखो क्या है, r बराबर ab, और उन्होंने कहा है कि भाई a बराबर b - 2 है, लेकिन b जो है 6 से बड़ा है। तो हम इसी रिलेशन से उठाना स्टार्ट करेंगे। जो रिलेशन आपको इनइक्वलिटी अगर आपके क्वेश्चन में दे रखी हो, तो सबसे पहले इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। तो b > 6, 6 से बड़ा चाहिए। तो अगर मैं 6 से बड़ा रखूँ तो 7 रखा, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 7 - के 2 बराबर 5। तो सेट क्या बन गया ऑर्डर्ड पेयर में? 5 और 7, क्योंकि b दूसरे नंबर पर है आपका, देखो ना a b, तो 5 और 7। अब अगले बार रखें 7 से बड़ा 8, तो यहाँ से a बराबर निकालने जाएँ तो 8 - के 2 बराबर 6, तो यहाँ क्या बना? 6 और 8। अब आप यहाँ से ज़्यादा करने नहीं जाएंगे, आइडियोलॉजी बना लीजिए। 5 से 2 कम 7, 8 से 2 कम 6, तो 9 से 2 कम 7, 10 से 2 कम 8, 11 से 2 कम 9, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो मैं ऑप्शन से मतलब है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आएंगे, बहुत नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आएंगे। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 6 और 8 वाला, क्योंकि यही मैच कर रहा है आपका। 2 4 नहीं कर सकता, 8 7 नहीं कर सकता, 3 8 नहीं कर सकता, तो हो गया क्वेश्चन। n से एलिमेंट ले रहे हैं, तो इनइक्वलिटी को सबसे पहले ध्यान देंगे। यहाँ भी गलती तुम यही कर देते हो कि आप इस इक्वेशन को यहाँ लगा के देख लेते हो कि 2 4 में से 2, बैठे सोचते हो यार ये, पहले d को कट कर देते हो कि इसमें 2 का लोचा नहीं है, इसको कट कर देते हो, फिर आप गलती से फंस जाते हो और भूल चुके होते हो कि आपको b 6 से बड़ा लेना है, और आप 2 4 को कई बार जल्दबाजी में टिक करके चल देते हो, जो कि गलत हो जाता है। तो इन गलतियों को छोटी छोटियों को सुधारना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ।
अगला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर, छठा क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी एक्स बराबर आपको क्या है 2x प्लस 3। आपको बताना है जी ओ एफ एक्स, इसको हम क्या लिखते हैं जी एफ एक्स। क्लियर है, जी एफ एक्स, कैसे भी नोटेशन तो आप कैसे भी रख लीजिए, मैं तो ऐसे ही लिख देता हूँ। चलिए एफ एक्स की वैल्यू उठाइए, एफ एक्स की क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जी एक्स में एक्स की जगह आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखना है। जी एक्स क्या है ये, तो इसमें रख दीजिए। तो 2x की जगह क्या रखूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस के 3। कैलकुलेशन कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 तो कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर, 3 प्लस के 2 माइनस के तो प्लस का 1। तो कौन सा आंसर सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आ रहा है ना समझ, नींद आ रही है दीपांशु को तो, हैं सोते रहो बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7, 48 के 48 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 7 और तरीका देख लीजिए आप कैसे कर रहे हैं। साथ में क्या कह रहा है, एफ ए से बी पर गया है और जी जो डिफाइन है वो है बी से सी, और दोनों कैसे 1 1, ऐसे लिख दूँ नोटेशन 1 1, एकक है मतलब 1 से 1 है। अब आपको पूछा है कि जी ओ एफ बता दीजिए भाई, और कहाँ से कहाँ तक गया है, ए से सी तक। और ये सिंपल सा काम है, एक थ्योरम भी है, और थ्योरम जिनको याद ना हो वो कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए। आप ए से बी पर गए और कोई बी से सी पर जा रहा है, तो एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। क्यों, अगर इसमें कोई एलिमेंट इसके बिना मैपिंग के छूट गया तो ए से सी पर मैपिंग जा ही नहीं सकती, क्योंकि जब आप यहाँ से इस पर मैपिंग लगा रहे होंगे, जब बी से सी पर मैपिंग बना रहे होंगे, तो उस समय क्या हो रहा होगा, उस समय वो फंक्शन की फलन की डेफिनेशन को क्लियर नहीं कर पा रही होगी। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ ले लेता हूँ ए बी सी, और यहाँ 1 2 3, और यहाँ मैं ले लेता हूँ एम एन पी। देखो जरा, इससे इस पे गए, इससे इस पे गए, इससे इस पे गए, ये है फंक्शन एफ। और जी फंक्शन क्या कह रहा है कि भाई जी फंक्शन ये कह रहा है कि इससे इस पे चले जाओ, इससे इस पे चले जाओ, इससे इस पे, एक एक ही है, क्योंकि उन्होंने कहा एक एक ही है। आप ये ना भ्रमित हो कि जी एक से एक क्यों मिला रहे हो, मिला किसी से लो लेकिन एक एक ही बनेगा। और एक एक ही की खूबी ये होती है कि भाई इसमें या तो नंबर ऑफ टर्म्स बराबर होंगे, या इसमें कम होंगे, इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। तो अभी हम नंबर ऑफ टर्म्स बराबर का कंडीशन लेके चलते हैं, एक एक ही है। अब यहाँ से यहाँ एक एक ही है, यहाँ से यहाँ एक एक ही है। अब देखो जरा, अब आपको कहाँ से जाना है, ए से सी पर जाना है। ए से कहाँ पर जाना है, सी पर। तो जाइए, ए 1 पे गया और 1 कहाँ पे गया, एम पे। तो जी ओ एफ जो गया आप, वो क्या गया, एफ ए किस पे गया, अलग बना लेता हूँ, एक ऐसे यहाँ बना देते हैं। देखो ए और सी, ए किस पे गया, ए उठ के गया एम पर, बी किस पे गया, उठ के एन पर, और सी किस पे गया, उठ के पी पर। तो यहाँ देख रहे हैं तो कैसा हुआ, एक एक ही बना। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा एक एक ही है, अनेकक है। अनेकक तो नहीं हुआ, अनेकक हो भी नहीं सकता। जब दोनों आपके एलिमेंट एकक हैं, जब दोनों फंक्शन आपके एक एक ही हैं, तो उनका कंपोजिशन कभी भी अनेकक नहीं बन सकता। ये थ्योरम है, ये प्रमेय है। यानी अगर दोनों फंक्शन एक एक ही हैं, यानी दोनों छोड़ो, एन जनरल टर्म बता देता हूँ, एन फंक्शनों का कंपोजिशन है, संयोजन है, और सभी एक एक ही हैं, तो आपको ऐसे निकालने की देखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एक एक ही बनेगा। देखो जरा कैसे आप लिखेंगे, F1 F2 F3 एंड सो ऑन Fn फलन है, और एक एक ही हैं। क्या हैं, एक एक ही हैं, तो इनका संयोजन भी हमेशा क्या रहेगा, एक एक ही रहेगा। ये आपकी थ्योरम है जो आपको याद रखनी होगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो, समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं। किसका प्रतिलोम फलन होता है, प्रतिलोम फलन चाहिए आपको। आप एक बात बताइए, मैं एक फंक्शन लेता हूँ f 1 2 3 a b c। अब मैंने इससे इसको मिला दिया, इससे इसको, इससे इसको। अब मैं इसका इन्वर्स फंक्शन बनाता हूँ, इन्वर्स फंक्शन समझिए। तो इन्वर्स फंक्शन में a b c, और इधर फंक्शन 1 2 3। अब देखो 1 a से मिला 1 और b से मिला 2 और 3। क्या ये अब फंक्शन की डेफिनेशन को क्लियर कर पा रहा है? ये फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं, क्योंकि फंक्शन कहता है कि c का भी अवयव होना चाहिए।
तो इन्वर्स वाला जो फंक्शन वो फंक्शन ही नहीं बना, तो इन्वर्स फंक्शन कैसे बन गया? इसका मतलब ये हुआ कि भाई पहली बात तो ये, और दोनों ही कंडीशनों पे फेल है। एक तो सी का कोई मैप नहीं है, दूसरा एक की दो वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक और मैं आपको ले लेता हूँ समझाने के पर्पज से। ए बी 1 2 3 ए बी सी, देखो इससे ये मिला दिया, इससे ये मिला दिया, इससे ये मिला दिया। तो अब इसका मैं एफ इनवर्स निकालूँ तो क्या, देखो ए बी सी और इधर ले लूँ 1 2 3 मिला दो, देखो फंक्शन है। तो क्या होना चाहिए? अगर अंतक्षेपी बना या आच्छादक बना, वो अंतक्षेपी बना या अनेकक बना, तो कंडीशन ही नहीं फुलफिल करेगा। तो कौन होना चाहिए? एक एक ही आच्छादक, यानी बीइंग इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं आप नोट में, प्रतिलोम फलन के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? एक एक ही और आच्छादक होना चाहिए, एक एक ही तथा आच्छादक होना चाहिए। अगर एक एक ही और आच्छादक नहीं हुआ तो वो प्रतिलोम फलन नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट आपको टारगेट करना है, अप्रोच करना है, प्रतिलोम फलन देखा नहीं कि एक एक ही आच्छादक। कई बार ये कह लेता है कि ये फंक्शन व्युत्क्रमणीय है, तो बताइए ये फंक्शन कैसा होगा? अब तुम सोचते हो यार कुछ तो दिया नहीं है, तो व्युत्क्रमणीय फंक्शन तभी तो होगा जब वो एक एक ही आच्छादक होगा, तो वो एक एक ही आच्छादक होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 को बताइए आप क्या कह रहा है। 9 ए बराबर 1 2 3 ए से ए पर परिभाषित सभी एकक फलनों की संख्या जब स्वयं से स्वयं पर परिभाषित फलन की बात आई, जब स्वयं से स्वयं पर परिभाषित फलनों की बात आई और एक एक ही फंक्शन, तो हमेशा उसका आंसर होता है n फैक्टोरियल। उसका क्या होता है? n फैक्टोरियल। और n क्या है? n बराबर a में अवयवों की संख्या, a में अवयवों की संख्या। तो अब इसी क्वेश्चन को अगर इस फॉर्मूले से करें तो देखो क्या बनेगा। कितने अवयव हैं a में? 1 2 3, तो क्या आंसर आएगा? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या लिखते हैं? 3 गुना 2 गुना 1 और 3 दूनी 6। तो आप ज़्यादा कुछ याद मत रखिए, आप केवल अगर एक एक ही फंक्शनों की बात कहें स्वयं से स्वयं पर, चाहे एक एक ही कहे चाहे आच्छादक कहे, चाहे एक एक ही कहे चाहे आच्छादक, ये भी आच्छादक भी आप शब्द संग में लगा लीजिए, मैं दोनों का लिए लिख देता हूँ। एक एक ही कहे या आच्छादक कहे, दोनों के लिए क्या होता है? n फैक्टोरियल। ठीक है? और ये बात का विशेष ध्यान रखना कि ये जब स्वयं से स्वयं पर कहना चाहिए। जब स्वयं से स्वयं पर नहीं कहेगा, ए से बी पर कहेगा, तो वैल्यू बदल जाएंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कभी आप यहाँ से फॉर्मूला रट्टा मार के या जाओ और वो कह दे कि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना। ए और बी के बारे में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप ए से ए पर जब अवयव बनाए जाएँ, फंक्शन बनाए जाएँ, तो उनकी जो संख्या होगी वो n फैक्टोरियल होगी। और कैसे होगी वो समझ लीजिए। अगर आप ये भी समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, 1 2 3 ए बी सी मैं, अच्छा 1 से 1 2 3 यही ना, 1 2 3। अब आप समझिए, मैं पहले इसको मिलान के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। दूसरे के मिलान के लिए, अब एक तो एक से मिल चुका है, तो दूसरे को मिलाने के लिए कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। और जब मैं तीसरे को मिलाने गया तो उसके लिए कितने ऑप्शन? 1 ऑप्शन। तीनों गुना कर दो, 3 दूनी 6। तो कैसे भी आप जा सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। स्वयं से स्वयं पर अवयवी हों, वो एक एक ही हों, चाहे आच्छादक हों। कितने संख्या लिखेंगे आप? n फैक्टोरियल। 10वां बता दूँ, बच्चों वाला है। भिन्न भिन्न संबंधों के परिभाषित होंगे। भिन्न भिन्न संबंध, कितने संबंध परिभाषित होंगे? तो फॉर्मूला सबको याद होगा, संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी 2 की पावर m n। और m और n कितना है? n इंटू n। और n कितना है आपका? 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9। कितना आंसर? 2 की पावर 9। समझे? ये तो सिंपल सा है, बच्चों वाला है, सबको पता है। लेकिन कार्डिनलिटी ऑफ ए और बी, क्योंकि कभी कभी पेपर में ए और बी लिखा दे देगा और आप घूमते रहते हो एम और एन, आप एम और एन ढूंढते रहते हो, तो कभी कभी एम और एन के चक्कर में आप फंस ना जाए, इसलिए इस बात को भी ध्यान रखें। तो 3 तरीके से इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो। चलो, अरे आ रहा है यहाँ तक समझ में? क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ो। पक्का? ऐसे ही हवा हवाई पढ़ रहे हो तुम? वैसे भी डेट आ गई है, 22 फरवरी फिक्स हो गई है यूपी बोर्ड की, टेंशन क्या बात है। तो 11वां देखिए,
ए से बी पर एक एक और आच्छादक है। जब हमने अभी बता रहे थे कि एक एक और आच्छादक बनने के लिए क्या होना चाहिए, एन ए बराबर एन बी। भाई दोनों में एक एक ही बने और कोई छूटे ना, एक एक ही बने और कोई छूटे ना। आच्छादक क्या कहता है, कोई भी छूटे ना, कोई भी रूठे ना, है कोई भी छूटे ना, और एक से एक मिलना है। तो सीधी सी बात है कि दोनों की संख्या बराबर होगी तभी तो ऐसा होगा। अगर इसमें संख्या कम हुई तो छूट जाएगा और इसमें संख्या ज़्यादा हुई तो एक दोन से मिल जाएगा, एक एक ही नहीं खत्म हो जाए खत्म। संख्या कम हुई तो आच्छादक नहीं रहेगा और संख्या ज़्यादा हो गई तो एक एक ही नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, संख्या दोनों की बराबर होनी चाहिए। ढूंढो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, सी आंसर में दे रखा है, अब मिट रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 5 10 17, तो फलन कैसा होगा। देखो डेफिनेटली देखते ही बता दूं, एक एक और आच्छादक दोनों होने के लिए आपको नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर चाहिए, 1 2 3 और यहाँ 4। तो इसका मतलब ये कन्फर्म बात है कि आच्छादक तो है ही नहीं। अब बस आपको एक एक ही पहचान लेना है। आच्छादक तो है ही नहीं क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट पर मैपिंग कर ही नहीं सकते, कम पर कर सकते हैं। तो आच्छादक तो गया। अब बस ये चेक कर लो कि एक एक ही है या नहीं। एफ एक्स बराबर क्या है, आपको एक्स स्क्वेयर प्लस 1 गिवन है, रख दो F1। तो 1 का स्क्वेयर प्लस 1 कितना, 2, और F2 पर कितना, आप डायरेक्ट लिखूंगा मैं 5, और F3 पर कितना 10। तो मैपिंग अगर आप जाएं तो मैपिंग देखो इतने में ही करना है, 1 2 3, और यहाँ है 2 5 10 और 17। 1 से 2, 2 से 5, 3 से 10, 17 रह गया। तो अंतक्षेपी तो बन गया, एक एक ही हो गया। एक अंतक्षेपी एक एक ही, अंतक्षेपी एक एक ही ढूंढ लो, एक एक ही अंतक्षेपी, एक एक ही अंतक्षेपी, क्योंकि आच्छादक तो पहले ही जा चुके हैं, आच्छादक तो पहले ही जा चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 का देखो, क्वेश्चन नंबर 13, ए बराबर 5 6 समुच्चय पर कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती हैं। देखो द्विचर संक्रियाएं परिभाषित बताता हूँ। द्विचर संक्रियाएं, द्विचर संक्रियाएं कितनी है वो आपको समझनी है। तो कुछ नहीं करना, 2 की पावर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी। ठीक है, द्विचर में 2 चाहिए, तो कितना, 2 की पावर 2 गुना 2, 2 की पावर 4 बराबर 16। कितना हो गया, 16। ठीक है, 16 हो गया। ये तो सिंपल सी बात है द्विचर का मतलब। यानी पहले, अच्छा इसको ऐसे समझो, ए क्रॉस ए, द्विचर का मतलब ए क्रॉस ए, तो 2 गुना 2 4 नंबर। अब ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो 2 की पावर पे चले जाते हैं। भाई वो एलिमेंट हो भी सकता है उसमें, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो एक एलिमेंट के होने की 2 कंडीशन बनती है, होना ना होना। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे 4 एलिमेंट हैं, चारों एलिमेंट का होना भी हो सकता है, नहीं भी होना हो सकता, होना हो नहीं भी होना हो सकता है। तो 16 आ गया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस 5। चलो जरा ए और बी अब ऐसे ही बना देते हैं, ए और बी, 1 2 3 6 7 8। देखो एक जोड़ा 5 में तो कितना बन गया, 6, 2 जोड़े 5 में तो 7, 3 जोड़ा 5 में तो 8। अब बताओ क्या बन गया, एक एक ही और आच्छादक दोनों बन गए। क्या हो गया, एक एक ही और आच्छादक दोनों हो गए, मतलब बी ऑप्शन, एक एक ही भी और आच्छादक भी है। क्लियर, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 क्या कह रहा है, 5 6 पर द्विचर संक्रिया। वही क्वेश्चन दोबारा से, अच्छा वही रह गया, ओ बता नहीं रहे आप कि वही रह गया। देखो चलो अगला देखो, 15वां, एन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3, और एन बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2। अरे ये तो बच्चों वाला है, ए क्रॉस बी, दोनों गुना कर दो, 3 दूनी 6, ये हो गया। और इस संक्रिया को 16वें को भी कर लो, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3, 16वां भी यहीं कर देते हैं। तो क्या 1 प्लस के 12 गुना एक्स की वैल्यू 2 प्लस दोनों की गुना 2 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, 1 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6, 24 और 6 30 और 1 31। दोनों बच्चों वाले क्वेश्चन, दोनों बच्चे वाले। एक्स वाई बराबर क्यों की, इसकी क्या वैल्यू है, कुछ नहीं, यहाँ तक चेक करना है। 4 इसको
ये जो चिन्ह कह रहे हैं ये क्या है, इसका मतलब होता है फॉर एवरी ऑल, इसका मतलब होता है फॉर एवरी ऑल, सभी एक्स वाई जब क्यू में बिलोंग करें तब के लिए। एक्स वाई किस में बिलोंग करना चाहिए, क्यू। क्यू क्या है, द्विआधारी संक्रिया पर एक विवेचना है। क्यू है रेशनल नंबर, ठीक है ना, क्यू क्या है, रेशनल नंबर। तो 31 आपका आंसर आ रहा है। इनमें ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है इधर। चलो ये बताओ, अब क्वेश्चन बढ़िया आ रहे हैं। एफ ए बराबर आच्छादक फलन होगा। देखो आच्छादक फलन चाहिए आपको। एफ ए क्या है, एफ ए तो वो होगा जो रेंज बनेगा ये, और फलन है आच्छादक, मतलब कोई भी छूटेगा नहीं। तो ये जो सेट बनेगा ये बनेगा सब एफ ए का, और कोई भी छूटा नहीं है, मतलब छूटा नहीं है तो पूरा सेट बी आच्छादक होने के लिए। तो क्या कंडीशन होगी, एफ ए बराबर बी, ये ऑप्शन चाहिए। ठीक है, समझे ना समझे भाई। जब उन्होंने कहा कि कोई भी छूटे ना, तो छूटे ना तो बी, और जो मैपिंग हो रही है वो एफ ए के बराबर है, तो एफ ए और बी बराबर होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उन्होंने कहा एफ एक्स बराबर आपको है रूट एक्स माइनस 1 और 3 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू चाहिए कि एक्स कहाँ से बिलोंग करता है। अब समझो जरा, तो आपने ये माना कि भाई x माइनस 1 बराबर 0 रखा, तो x बराबर क्या 1, तो एक नंबर लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 कट पॉइंट। 3 माइनस के x बराबर 0, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x बराबर 3, एक कट पॉइंट 3 पे ले लेते हैं 3। ठीक है, अब आप एक चीज़ को ज़रा सोच के बताइए, जब मैं इस फंक्शन में x माइनस 1 में वैल्यू रखने जाऊँ 1 से बड़ी, मैं 2 रखूँ तो 2 माइनस 1 प्लस मिलेगा, मैं 3 रखूँ तो 3 माइनस 1 प्लस मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी जो वैल्यू है इधर वाली, ये क्या दे रही है, प्लस। ये पूरी लाइन पे क्या देगी, प्लस देगी। अब दूसरा आप समझिए कि अगर मैं दूसरे के लिए यही काम करने जाऊँ तब क्या होगा, समझो जरा। 3 माइनस एक्स, 3 से अगर मैं बड़ा रखूँ, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 तो माइनस का 1, मतलब ये क्या देगा यहाँ माइनस, इधर ये पूरे उस पर क्या देगा, माइनस देगा। और अगर मैं 3 से छोटा रखने जाऊँ तो इधर क्या देगा, ये प्लस देगा। तो इधर से ये कहाँ, यहाँ तक प्लस। अच्छा 3 से ही कह रहे हैं ना, और ये तो छोड़ ही दिया हमने। 1 से अगर हम छोटे की बात करेंगे तो ये सब क्या देगा, माइनस देगा। क्लियर, ये तो 3 चीज़ें समझ आई। अब आप समझिए कि मुझे चेक करना है कि रूट के अंदर मुझे हमेशा प्लस मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, प्लस। तो अब आप देखो भाई कि अगर आप यहाँ गए तो प्लस और माइनस, एक से छोटे के इंटरवल की बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ गए तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो ये तो मैं शामिल नहीं कर सकता, तो ये खत्म। दूसरा, मैं 3 से ऊपर गया इधर वाले फंक्शन में, तो यहाँ भी प्लस और माइनस क्या मिला, माइनस, तो ये भी खत्म। अब मैं गया 1 से और 3 के बीच में, तो 1 से 3 के बीच में ये फंक्शन भी प्लस दे रहा है और ये फंक्शन भी प्लस दे रहा है, तो ये प्लस और प्लस क्या हो गया, 1 से 3 के बीच में प्लस दे रहा है, यही मुझे चाहिए। तो मेरा इंटरवल क्या बन गया, 1 से 3 के बीच में। तो मेरा ए इंटरवल सेलेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे रूट के अंदर हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, प्लस वैल्यू चाहिए, धनात्मक वैल्यू चाहिए। क्लियर है, समझ पाए। चलिए बैठ के समझना आराम से। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, एफ ए आर आर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। तो इन्वर्स बताओ भाई। उन्होंने कहा है कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, पूछा क्या है, एफ इन्वर्स एक्स, इसको मान लेते हैं y, x इधर ही रह जाएगा, ये हो जाएगा एफ वाई, इन्वर्स को दूसरी तरफ y। अब एफ वाई, वाई में वैल्यू रख दो, x की जगह वैल्यू रखी तो 2y प्लस के 3, जहाँ x है वहाँ मैंने क्या रख दिया, y, क्योंकि एफ वाई है तो 2y प्लस के 3, और ये किसके बराबर है, x के। मुझे चाहिए y की वैल्यू, तो निकालो, 3 को इधर लाओ, x माइनस 3 बराबर 2y, और इसको डिवाइड में लाओ तो x माइनस 3 बटे 2 बराबर y, और ये किसके बराबर है, f इनवर्स x के। तो कितनी वैल्यू आ गई, x माइनस के 3 बटे 2, x माइनस 3 बटे 2। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। तो 20वें क्वेश्चन में क्या करना है आपको वो समझिए। एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस 2f 1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस 2, इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
करना क्या होता है कि x बराबर आपको क्या रखना है 1 माइनस एक्स, यानी जो पहले ब्रैकेट में है उसके बराबर दूसरे ब्रैकेट को रखते हैं। तो x बराबर 1 माइनस एक्स रख दीजिए। तो f 1 माइनस एक्स प्लस 2f(x) इक्वल टू x की जगह कितना 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है? तो f 1 माइनस एक्स बरा प्लस, अभी तो प्लस ही रखिए, प्लस 2f(x) बराबर क्या करेंगे आप, इसका होल वर्क खोल लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x प्लस 2। फ़ोन भी तंग नहीं करते रहते हैं, चल भाई। तो इतना आ गया। अब इसको देखो, f 1 माइनस एक्स प्लस 2f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इक्वेशन 2। अब हमको चाहिए f(x) की वैल्यू, किसकी चाहिए, f(x) की। तो हमेशा जिसकी वैल्यू चाहिए उसे छोड़ दूसरे को बराबर करते हैं। f(x) की वैल्यू चाहिए तो f(x) को मत बराबर करिए, दूसरे को करिए। दूसरा क्या है, f 1 माइनस एक्स, यहाँ सिंगल डिजिट, यहाँ डबल, यहाँ 2 है इसके साथ कोएफिशिएंट में, यहाँ अकेला है, तो कितने गुना कर दें, 2 की रखो, 2 की गुना करके 2f 1 माइनस एक्स प्लस 2 दूनी 4f(x), सब में कर दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दूनी 6, और इसके नीचे इक्वेशन 1 को ले आइए। तो f(x) को इसके नीचे, f(x) के नीचे प्लस, और 2f 1 माइनस एक्स इसके नीचे, और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस के 2। और जब सेम साइन होते हैं किस पे कटते हैं, घटाने पर, घटाने पर कट कर दो, माइनस 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 माइनस, तो ये तो कैंसिल। 4f(x) है, उसमें से एक f(x) घटाया तो कितना 3f(x) बराबर 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, 4x तो 4x ही रह जाएगा, और 6 में से 2 घटे तो प्लस के 4। अब ये देखिए ये क्या बना, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, तो इसको एक ही डब्बे में बंद कर दें तो 3f(x) बराबर ये बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको f(x) बराबर चाहिए तो 3 बटे में 1/3 x माइनस 2 का स्क्वायर। कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सोचेंगे। करिए, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21 ये बच्चों वाला क्वेश्चन, सब जानते हैं इसको। a स्टार b, तो आपको क्या पूछ रहा है, a स्टार 2 स्टार 6। अब देखिए ज़रा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप a 1 स्टार 2 निकालिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको क्या दे रखा है कंपोजिशन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 स्टार 2 बराबर निकालें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 5। तो इसका मतलब कितना, इसका आंसर कितना आ गया 5, और 5 के साथ स्टार बनाना है किसका, 6 का, और दोनों का स्क्वायर कर दो, 5 पंजे 25 और 6 छंग 36, और 25 और 36 जुड़े तो कितना आता है 61। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे आपको करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। 22, क्वेश्चन नंबर 22, r बराबर 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 समुच्चय किस पर है, a बराबर 1 2 3 4 पर। तो कैसा संबंध है ये आपको बताना है। स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, स्वयं से स्वयं पर संबंध होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 4 है ही नहीं, तो स्वतुल्य नहीं बनेगा। सम्मित में हम चेक कर रहे हैं कि उल्टा होना चाहिए। देखो 1 3 तो इसका उल्टा 3 1 है, अब 4 2 इसका उल्टा 2 4 है, लेकिन 2 3 का उल्टा नहीं है तो सम्मित भी खत्म। अब हमको चेक करना है क्या ये संक्रमक बना रहा है। अगर संक्रमक बना रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो डी लगा देंगे। अब देखो संक्रमक जरा कैसे देखेंगे। संक्रमक चेक करने के लिए r बराबर 1 3 4 2 2 4 2 3 और 3 1 संक्रमक चेक करना है। कैसे करेंगे वो समझिए। तो स्टूडेंट संक्रमक के लिए क्या करते हैं वो समझो। लास्ट वाला एलिमेंट उठाओ 3 और किसी के पहले वाले से मैच करो जिसमें 3 हो। इसमें 3 नहीं है पहला, इसमें 3 नहीं है पहला, इसमें 3 नहीं है पहला, इसमें 3 है। तो 3 से 3 को हटा दो और जो बचे इसका 1 उसका 1। क्या 1 1 इसमें है, इसमें क्या 1 इसका वाला 1 और एक 1 इसका वाला 1 1 1 इसमें होना चाहिए संक्रमक के लिए, लेकिन ये इसमें नहीं है तो संक्रमक भी हट गया। और ऐसे ही एक एलिमेंट के लिए नहीं,
इसके लिए भी चेक करते, 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 सभी के लिए चेक करके जब वो सभी के लिए पास कर देता है तब हम उसको कहते हैं संक्रामक। अगर वो सबके लिए पास नहीं कर पाता है तो वो संक्रामक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स, ये तो बहुत अच्छे से आप जान चुके हैं। एफ एक्स बराबर 5x प्लस के 4, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लें, वाई मान लें। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ वाई रख दीजिए इसमें। एक्स बराबर 5y प्लस के 4, आपको y की वैल्यू चाहिए तो घटाओ, x माइनस 4 बराबर 5y, और इसको बटे में x माइनस 4 बटे 5 बराबर y बराबर एफ इनवर्स x। तो कितना आंसर, x माइनस 4, सी ऑप्शन। जल्दबाजी में उल्टा सील्टा मत लगा देना, x माइनस 5 बटे 4 लगा दो, तो x माइनस 4 बटे 5। क्लियर। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 24, वो कह रहे हैं कि a बराबर 1 2 3 है तो r a पर संबंध है, तो कैसा संबंध है, संक्रामक है, स्वतुल्य है, सम्मित है, कोई नहीं है। r बराबर पहले मुझे बताइए क्या है। r बराबर 1 2 1 1 2 2 और 2 1 है, ये आपका r है। स्वतुल्य के लिए आप सेट के पास जाते हैं, सेट में है 1 2 3, तो स्वतुल्य के लिए 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 होना चाहिए, जो 2 से 2 तो है लेकिन 3 से 3 नहीं है, तो स्वतुल्य तो पहली बार में कट गया। सबसे पहले स्वतुल्य को चेक करने गए और 1 से 1 पर है, 2 से 2 पर है, लेकिन 3 से 3 पर नहीं है, और 4 एवरी ऑल होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, तो इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। अब देखो, कभी भी आप सम्मित चेक करने जाओ तो स्वयं से स्वयं को चेक मत करने जाओ। 1 2 का उल्टा 2 1, तो सम्मित भी है, तो ये क्या हुआ, सम्मित भी है। अब संक्रमक भी चेक कर लो। संक्रमक के लिए देखो, इनको कभी संक्रमक में भी चेक करने मत जाओ। 2 को उठाया, 2 के साथ मिलाया तो 1 से 1 होना चाहिए, जो कि है, और इस 1 को उठाने गए तो 1 के साथ 1 मिलाया तो 2 2, जो भी ये भी है इसके 2 के साथ, तो ये संक्रमक भी है। यानी इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो संक्रमक भी है और सम्मित भी है, ये संक्रमक भी है और सम्मित भी है, तो ऐसा आप याद रखेंगे। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, क्लास का आधा रास्ता पार हो चुका है, 24 क्वेश्चन हो चुके। 25वां, इफ़ a बराबर 1 2 3, b बराबर 5 6 7, f a सु b पर एक फलन है x x प्लस 4, तो किस प्रकार, पहले भी हम बता चुके हैं, 1 जोड़ा 4 और 1 5, 2 जोड़ा 2 और 4 6, 3 जोड़ा 4 3 7, तो एक एक की भी है और आच्छादक भी है। कौन सा हो गया, एक एक की भी और आच्छादक भी। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 प्रकार से परिभाषित है, तब एफ इनवर्स एक्स बताना है, तो वही एफ एक्स बराबर 2x की 3 माइनस 1, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर मैंने मान लिया y, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, एफ वाई, और y को इसमें रख दो, तो x बराबर 2y की 3 माइनस 1, 1 को इधर लाओ, x प्लस के 1 डिवाइड में 2 बराबर y की 3। तुमको क्या चाहिए क्या, y, तो इधर पावर को लाएंगे, पावर 3 है तो 1/3 बराबर y, और यही हो गया आपका एफ इनवर्स x। चाहे इसको आप एफ इनवर्स लिखो, चाहे एफ इनवर्स x लिखो, बात एक ही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, समझ आ रहा है। तो इस प्रकार इतना सिंपल सा काम आपको इन क्वेश्चनों में करना है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध जो n अवयवों को रखता है, संबंध पूछ रहे हैं, n अवयव रख रहा है, ए से ए पर परिभाषित है, तो कितना होगा, n स्क्वायर 2n स्क्वायर। भाई संबंधों की संख्या क्या होती है, 2mn, और दोनों में n और n ही एलिमेंट है, तो कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर। यही तो क्वेश्चन है। तो ये तो सिंपल सा है, बच्चों वाला है, सबको आता है, लेकिन ये बच्चों वाला नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा का आवर्तकाल क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप एक टेबल बना लीजिए। टेबल बना देता हूँ, टेबल, ठीक है। चलिए टेबल कैसे, अगर साइन ax है तो इसका जो आवर्तकाल होगा, आवर्तकाल मतलब पीरियड, ठीक है, तो इसका जो आवर्तकाल होगा वो 2 पाई ऑफ मॉड ऑफ a होगा। कॉस ax का जो होगा वो 2 पाई ओवर मॉड ऑफ a होगा। टेन ax का जो होगा वो पाई ओवर मॉड ऑफ a होगा।
कोसेक ए एक्स का जो होगा वो 2 पाई ओवर मॉड ऑफ ए होगा, सेक ए एक्स का जो होगा वो 2 पाई ओवर मॉड ऑफ ए होगा, और tan के बराबर ही कॉट ए एक्स का होगा। क्लियर है? ये सबके आपके आवर्तकाल हैं। तो अब ये स्क्वायर में दिया हुआ है, स्क्वायर में तो नहीं चलेगा, तो अब इसको स्क्वायर को आप क्या करें, मल्टीपल में बदलें। साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, पापी इंसान है तो cos 2x/2 लिख सकते हैं या नहीं, हाँ या ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के cos 2x 2 होता है। अच्छा, x को थीटा से रिप्लेस कर दो, थीटा ही है ना यहाँ, थीटा। अब आपको 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ता आवर्तकाल पर। अब बता क्या, किसका आवर्तकाल पहचानना है आपको, cos 2 थीटा का, यानी ये किसके आवर्तकाल के बराबर होगा, cos 2 थीटा के। और cos 2 थीटा का आवर्तकाल कैसे बताया, 2 पाई मॉड ऑफ ए cos 2 पाई मॉड ऑफ ए कितना है, ए कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, पाई आंसर। क्या आ गया, पाई आंसर। सिंपल सा काम है, 1 सेकंड का काम है। यानी स्क्वायर में हो, पावर अगर बड़ी में हो तो उसको हम क्या लाएंगे, मल्टीपल पावर में लाएंगे। मल्टीपल में कोफिशिएंट के मल्टीपल में लाएंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 थीटा के, 3 थीटा के, 4 थीटा के, इनके रूप में आप उसको चेंज कर लीजिए। और टेबल आपको मैंने दे दी है, इस टेबल को आप याद रखिए, खूब आराम से बैठ के आवर्तकाल निकालिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आप लोग डरते भी बहुत हैं 29 से। उन्होंने कहा कि भाई साइन इनवर्स log 3x/3 का प्रांत बता दो। तो इसको मैंने मान लिया कि y है, तो ये बन जाएगा log 3x/3 बराबर साइन y, बराबर साइन y। क्लियर है? और प्रांत बताने का मतलब है कि x की वैल्यू निकालनी है कि x किस किस में बिलोंग करेगा। अब आप एक नियम जानते हैं कि साइन जो है हमेशा से प्लस और -1 के बीच की वैल्यू देता है, सब जानते हैं, -1 और +1 के बीच की वैल्यू देता है। तो अब इसको हम, ये किसके बराबर है, इसी के बराबर है, ठीक। एक इनइक्वलिटी इसको ले लें, एक इनइक्वलिटी इसको ले लें, तो -1 log 3x/3। तो अगर मैं इसको बनाने जाऊं तो ये 3 की पावर -1 इनइक्वलिटी x/3, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो ये कितना हो गया, 1/3 x/3, 3 से 3 से दोनों में तरफ गुना कर दी तो 1 ग्रेटर देन x, मतलब x जो है 1 से बड़ा बड़ा होना चाहिए, x जो है 1 से बड़ा बड़ा होना चाहिए। अब दूसरी इनइक्वलिटी को ले लीजिए, log 3x/3 लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम x/3 जाएँ तो 3 की पावर 1, ठीक है, इनइक्वलिटी यहाँ भी चेंज नहीं होगा। अगर x वाले फंक्शन को उधर ले जाते तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती। तो यहाँ से x लेस देन 3 की 3 में गुना, 3 3 9, यानी 9 से छोटा और बराबर और 1 से बड़ा और बराबर। तो आपका x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा इंटरवल 1 और 9 में। देखो ऑप्शन कौन सा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो समझ पाए कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। नहीं आए तो वीडियो को आगे पीछे करके, पोज करके, दोबारा देख के वो करके आप देख सकते हैं। चलो, यूट्यूब से पढ़ने का यही आनंद है। आपको दोबारा क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता हो तो आप 3 बार देखिए, 4 बार देखिए क्या हो रहा है उसमें। अब आ जाइए इसको, आवर्तकाल फिर दोबारा से पूछ लिया, साइन 4x प्लस कॉस 4x का आवर्तकाल आपको चाहिए। मैंने कहा कि इसको पहले आपको पावरों को ख़त्म करना होगा, तो करो ज़रा। कैसे लिख सकता हूँ, a की 2 का स्क्वायर प्लस b की 2 का स्क्वायर। अब देखिए -2 साइन स्क्वायर x प्लस कर दो इंटू कॉस स्क्वायर x, ये प्लस कर दिया और यही माइनस कर दिया, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो ये तो क्या बन गया, ये तो 1 बन गया, 1 माइनस के। अब इसको 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ। भाई 2 मैंने ऊपर गुणा कर दी, 2 नीचे कर दी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बन गया 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर, और वो बन गया साइन 2x।
देखो जरा आगे क्या बन गया, 1 माइनस के 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वेयर बटे 2, और ये बन गया 1 माइनस के साइन 2x का स्क्वेयर बटे 2। क्लियर है? साइन 2x बना ये अंदर, स्क्वेयर बाहर से आ गया, साइन स्क्वेयर 2x। अब आप 1/2 को तो छोड़ दीजिए, इक्विवेलेंसी फिर किस पर आ गई, साइन स्क्वेयर 2x का जो पीरियड होगा वो सबका पीरियड होगा, 1/2 और वो को मैंने छोड़ दिया। अब इसको स्क्वेयर है अभी और ख़त्म करो, तो इसको पापी इंसान है तो cos 4x/2, तो अब मेरा इक्विवेलेंसी किस पर आ गई, 4x पर। cos 4x का जो आवर्तकाल होगा वो इस फंक्शन का आवर्तकाल होगा, क्योंकि आवर्तकाल कभी भी कांस्टेंट टर्मों से नहीं बदलता है, 1/2 2/3 cos 4x। तो हमने पढ़ा क्या है, 2 पाई ओवर मॉड ऑफ ए कितना 4, तो कितना हो जाएगा 2 पाई/4, और 2 से ये 2 बार, तो कितना हो गया पाई/2, तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा पाई/2, इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा पाई/2। तो समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं, केवल हमको चेक करते जाना है। और अगर डिस्क्रिप्टिव में करना हो तो हम इसको पूरा कर लेंगे भाई, 1/2 यहाँ की वैल्यू रख देंगे केवल, और बस पूरा आ जाएगा, तो बाद में लिख देंगे cos 4x का आवर्तकाल ही पूरे फंक्शन का आवर्तकाल होगा, इसलिए cos 4x का आवर्तकाल 2 पाई/4। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अगला भी है, सम और विषम फंक्शन। तो सबसे पहले सम फलन की बात करते हैं। सम फलन होता क्या है, जहाँ f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स के हो, या f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बराबर 0 हो, तो वो होता है हमारा सम फलन। विषम फलन, विषम फलन, विषम फलन है तो f माइनस एक्स बराबर माइनस के एफ एक्स बराबर 0। अब इसको इधर नहीं क्या लिख रहे हैं, माइनस एफ एक्स, अब इसको इधर उठाएंगे तो क्या f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये दो चीज़ चेक करनी है, सम और विषम, और अगर सम विषम नहीं बना तो आवर्ती बनेगा। आवर्ती फलन को कहते हैं कि वैल्यू रिपीट करे, बार बार रिपीट करे। तो जरा देखिए, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, और f माइनस एक्स रखूँ तो क्या होगा, लॉग माइनस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। अगर हम इनको घटाने जाते तो ये बटे में जाता, और बटे में कोई फ़ायदा नहीं होता, और जोड़ने गए तो जोड़ने में गुणा में चला जाता है, गुणा में चला जाता है तो क्या हो जाएगा, x गुणा में गया तो a प्लस बी, ए माइनस बी बना, और a कौन सा ये बनेगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और माइनस के एक्स स्क्वेयर, इससे ये कैंसिल, तो क्या बन गया log 1, और log 1 कितना 0। तो हम देख रहे हैं कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर 0 है, और ये कंडीशन किसकी है, आपकी विषम फलन की कंडीशन है। तो कौन सा हो गया, विषम फलन। ठीक है, चलिए अगला देखो, अगला एफ ऑफ एफ एक्स पूछ रहे हैं। एफ एक्स बराबर उन्होंने कहा 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3, 3 माइनस एक्स की पावर 3 1/3 हो, तब एफ ऑफ एफ एक्स। तो इसको कुछ नहीं, एफ एक्स, तो पहले मैं एफ एक्स की वैल्यू रखूँ 3 माइनस एक्स की 3 की पावर 1/3, ये रखिए, क्लियर बात। अब इस वैल्यू को दोबारा से इसी फंक्शन में रखना है, किस में रखना है, दोबारा से एक्स की जगह, तो रखिए जरा, तो 3 माइनस एक्स की जगह में क्या रखूँ, 3 माइनस एक्स की 3 की पावर 1/3, और इसकी पावर कितनी है 3, एक्स की जगह रखना है ना, और ओवरऑल की पावर कितनी है 1/3। देखो अब इस 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बन गया 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3। समझे ना, समझे भाई, ये वैल्यू जो आई ये तो अंदर से, अरे नहीं उल्टा कर दिया, 3 से ये 3 कटेगा, ये 3 प्रिजर्व रहेगा, ये समझो दोबारा से, थोड़ा सा गलती हो गई है, इस 3 से ये 3 कटेगा, इसको आप कंटिन्यू रखिए, एक्स की 3 की पावर 1/3, तो 1/3 से ये कटेगा, तो ये 3 माइनस की और प्लस के एक्स की 3,
और पावर 1/3 बाहर वाली पावर प्रेजेंट। तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या x की पावर 3 की पावर 1/3 और इस 3 से 3 कैंसिल, तो x आपका आंसर आ रहा है। कौन सा? डी ऑप्शन इसका है। देखा ना, थोड़े से नजर आती दुर्घटना घटी। तो नजर बना के रखना है कौन सी पावर कट रही है। अगर अंदर वाली पावर कट कर देते तो अभी कुछ से कुछ आंसर आ जाता। ठीक है ना, चलिए आगे आगे बढ़े 33वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए, संख्याओं में संबंध छोटा है। कैसा संबंध है? संबंध छोटा है, यानी इस बार आर जो दे रखा है आपको, लेस देन संबंध दे रखा है, छोटा है, छोटा है। चलिए स्वतुल्य चेक करने जाए, स्वतुल्य चेक करने जाए तो एक स्टेटमेंट डालेंगे ए से छोटा है। क्या सत्य बात है? ए से छोटा है, सत्य नहीं हो सकता, स्वतुल्य खत्म। ए से छोटा नहीं हो सकता, तो स्वतुल्य खत्म। सम्मित चेक करने जाओ, सम्मित चेक करने के लिए आप क्या लिखेंगे? ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब इसका मतलब हुआ ए बी से छोटा है, तो क्या इसका रिवर्स सही होगा? बी ए से छोटा है, नहीं करेगा बिलोंग। समझे ना? ए बी से छोटा है, तो क्या बी ए से छोटा होगा? उल्टा तो नहीं हो सकता। अगर एक स्टेटमेंट है तो उल्टा नहीं होगा, तो सम्मित भी खत्म। अब संक्रामक भी चेक करो, संक्रामक चेक करो जरा। उन्होंने कहा ए बी से छोटा है, पहला स्टेटमेंट। बी सी से छोटा है, अगला स्टेटमेंट। ए सी से छोटा होगा, देखो जरा होगा कैसे? नंबर लाइन, ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो अगर मैं बी को हटाऊं तो ए सी से छोटा है, मतलब ये सत्य हो रहा है। तो संक्रमण बना भाई, कौन सा बना? डी ऑप्शन, संक्रमण बना। खूब आराम से समझ लीजिए, एक बार में कई बार वीडियो देखिए, पोज करके पहले सॉल्व करिए, तब आप उसको क्वेश्चन को देखिए। ठीक है ना? पहले पोज करो, पोज करके फिर पहले क्वेश्चन को देखो, तब आगे बढ़ो। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। 35वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 35वें क्वेश्चन पे बढ़ो। 35वां क्वेश्चन ये कह रहा है ए बराबर 1 2 3 पर एक संबंध आर बराबर 1 2 2 3 2 3 ये दिया हुआ है, तो ये कौन सा अवयव आर में शामिल किया जाए कि परिणामी संबंध संक्रमित हो जाए? देखो संबंध क्या दिया हुआ है? आर बराबर 1 2 2 3 और 1 और 1, और संक्रमित पूछ रहे हैं ए क्रॉस का कौन सा अवयव शामिल किया जाए कि वो संक्रमित बन जाए। तो आप चेक करिए कि संक्रमित बनने के लिए क्या चाहिए। मैं आपको संक्रमित करिए, 2 को उठा के हम इस 2 के साथ गए, 1 और 3 चाहिए, यहाँ से 1 और 3 शामिल किया जाए। ऑप्शन आ चुका है 1 और 3, और भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया, इसके 3 को लेकर गए तो कहीं 3 है ही नहीं, तो ये तो पास कर गए। इसके 1 को लेकर गए तो 1 के पास गए तो 1 और 2 बना, भाई 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ का 1 और यहाँ का 2 मिला, तो 1 और 2 मिला जो कि इसमें है। तो कौन सा शामिल करना चाहिए? बस डी, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है? देखो अगला देखो, ए बराबर 1 2 3 1 2 2 1 को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध ए पर परिभाषित हो सकते हैं? 36 को चेक करो, ये भी कहा क्वेश्चन काम का है। 36 ये कह रहा है कि ए बराबर तो आपका 1 2 3 और 1 2 को शामिल करते हुए तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब वो सब होने चाहिए। तुल्यता संबंध कह रहा है मतलब सम्मित भी हो, संक्रमक भी हो, सब होने चाहिए। और किस किस को शामिल कर रहा है? मैंडेटरी है, 1 2 और 2 1 होना चाहिए। तो पहला आर ले लेंगे, पहले बनेगी स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों शामिल होने चाहिए, 1 2 और 2 1। तो देखिए अब इसको तुल्यता संबंध चेक करो जरा, तुल्यता संबंध बन रहा है नहीं बन रहा है? देखो 1 1 2 2 3 3 तो स्वतुल्य तो है, सम्मित, इनका उल्टा चेक करने नहीं जाते, इसका उल्टा 1 2 और 2 1 बिल्कुल है। और संक्रमक चेक करने जाइए, इसको थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट मान लीजिए, हमें इनका चेक नहीं करना है। किसका चेक करना है? इनका। देखो 2 को उठाया, 2 से मिलाया और 1 और 1 इसमें है तो 1 तो संबंध यही बन गया, 1 तो संबंध यही बन गया। ठीक है, दूसरा आर चेक करते हैं। दूसरा आर मैंने 1 1 2 2 3 3, तो ये तो मुझे लेने हैं, और 1 2 और 2 1 भी लेना है। मैं एक एलिमेंट बढ़ा दूँ, हमने माना कि 2 3 बढ़ा देते हैं, तो 2 3 बढ़ाया तो इसका उल्टा 3 2 भी भरना चाहिए। अब देखिए, अब संक्रमक सम्मित हो गए ना, यहाँ तक
संक्रमक और चेक कर लीजिए। संक्रमक चेक करने गए तो इसको तो चेक करेंगे 1 से 1 2 से 2 यहाँ तक तो संक्रमक है ही ऑलरेडी। इससे चेक करो 3 से 3 हटा तो 2 2 होना चाहिए। अब यहाँ से 2 को पकड़ के चल रहा हूँ मैं, 2 2 के साथ जब मैच करने गए यहाँ तो 3 2 होना चाहिए, 3 2 है। 2 को मैंने पकड़ा और इनमें तो चेक ही करने नहीं गए, जाना चाहिए था। 3 2 को पकड़ा और इसके साथ 2 से मैच होगा, इसके साथ इसका इसके साथ मैच, इसका 2 इसके 2 के साथ मिला तो 3 और 1 होना चाहिए, 3 और 1 बनना चाहिए। 3 और 1 बड़ा तो इसका उल्टा बनना चाहिए 1 और 3, ठीक है। और देखो नंबर ऑफ एलिमेंट तो कंप्लीट हो चुके, इसके अतिरिक्त कुछ और बना है क्या? चेक कर लो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 3 दिया 9, 9 एलिमेंट बन चुके, 3 और 3 6 और 3 दिया 9 एलिमेंट 9। यानी ये आपको मिनिमम कंडीशन पर तुल्यता संबंध दे रहा है, ये आपको मैक्सिमम कंडीशन पर तुल्यता संबंध दे रहा है। मतलब इन दो के अतिरिक्त कुछ और बनने वाला ही नहीं है, इन दो के अतिरिक्त कुछ और बनने वाला ही नहीं। और तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों होने चाहिए। तो 2 कंडीशन कितनी होगी, 2 कंडीशन, ये 2 कंडीशन, समझे या नहीं समझे? बिल्कुल सिंपल सा आसान समझिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, चेक कर लीजिए आराम से, खूब आराम से पूर्ण करके वीडियो को आप चेक करिए, खूब 2 बार वीडियो देखकर आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 37 1 2 1 3 को शामिल करते हुए संबंध ए पर परिभाषित हो सकते हैं जो स्वतुल्य सममित है किंतु संक्रमक नहीं है। स्वतुल्य सममित है, संक्रमक ना हो, तो ऐसे कितने संबंध बन सकते हैं कि जो स्वतुल्य और सममित तो हो लेकिन क्या ना होना चाहिए, संक्रमक नहीं होनी चाहिए। तो संक्रमक को हटा दो भाई, कितने संबंध परिभाषित हो सकते हैं, और 1 और 2 और 1 और 3 आपको शामिल करना है। और स्वतुल्य की परिभाषा देखो, r बराबर 1 1 2 2 3 3, ये तो मुझे लेने पड़ेंगे, और 1 2 और 1 3 मैंने शामिल किया। इसका उल्टा शामिल होने के लिए इनका उल्टा भी 2 1 और 3 1 शामिल करना पड़ेगा। कितने एलिमेंट हो गए, 3 और 3 6, 7 एलिमेंट हो चुके। अगर एक और एलिमेंट बढ़ा दूंगा, अभी सम्मित है तो फिर सम्मित कर जाएगा। ये एलिमेंट तो चाहिए चाहिए, अगर मैं इन दोनों को मैंडेटरी शामिल करता हूं तो। अब इसके अतिरिक्त इससे कम तो चले जाएंगे, ये तो मिनिमम है, ये तो है मिनिमम। अब मैक्सिमम बढ़ाने के लिए मेरे पास 2 एलिमेंट होना चाहिए, 2। कितने एलिमेंट बने, 2। अगर मैं इसमें उन दोनों में से 2 3 को मैं बढ़ाने गया तो मुझे सम्मित बनाने के लिए 3 2 और बढ़ाना पड़ेगा, और ये बढ़ा दिया तो ये संक्रमक भी बन जाएगा। तो इसका मतलब मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं 2 3 को नहीं बना रहा हूँ, सम्मित तक है। तो मिनिमम एक ही कंडीशन ऐसी बन रही है, अगर मैं इसको इसमें से 2 और 3 मैंने और बढ़ा दिया तो वो संक्रमक बन जाएगा। और अब संक्रमक की कंडीशन कैंसिल आउट है, 2 3 होना चाहिए तब संक्रमक बनेगा, 2 3 में बढ़ा नहीं रहा हूँ संक्रमक, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, और 2 3 बढ़ाया तो मुझे उसके लिए सम्मित बनाना पड़ेगा। तो एक ही कंडीशन ऐसी है कि जो हम इस तरह के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो एक ही कंडीशन ऐसी बनेगी जो उसमें स्वतंत्र सम्मित हो लेकिन संक्रमक नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं आपको स्वतंत्र सम्मित और संक्रमक की नंबर ऑफ आर बता दूंगा कि कैसे कितने संबंध बनते हैं, स्वतुल्य कितने कैसे बनते हैं, सम्मित कितने, नंबर ऑफ लिखवा दूंगा, तो आप वो शॉर्ट वीडियो में हमें कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो वो शॉर्ट वीडियो करना 38 fx1 बराबर fx2 x1 तो कैसा फलन है, ये बचपन से पढ़ते हैं आप। एक एक के लिए क्या प्रूव करते हैं, fx1 fx2, अगर ऐसा है तो यहाँ से x1 और x2 अगर है तो फंक्शन कैसा होता है, एक एक ही होता है। एक एक की डेफिनेशन है, तो ऑप्शन नंबर 1, यानी आपको एक एक में यही तो प्रूव करना होता है, fx1 बराबर fx2, तो सो इतना इधर x1 x2 के बराबर होना चाहिए, यही एक ही होता है। तो ये क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो कंडीशन पूछ ली, क्वेश्चन नंबर 39 40 और 41 3 f a to b आच्छादक फलन है, तो कब होगा आच्छादक, आच्छादक में रेंज सेट b के बराबर होता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये हो गया। f a b अंतःक्षेपी होगा, कब होगा अंतःक्षेपी, जब अंतःक्षेपी हो कि रेंज सेट b के बराबर ना हो, रेंज सेट b के बराबर ना हो। तो देखो इसमें रेंज सेट b के बराबर है, ये उल्टा कोई रिलेशन ही नहीं है, और ये भी b रेंज सेट में रेंज सेट बड़ा नहीं हो सकता, ये रेंज सेट बड़ा नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन ए, तो अंतःक्षेपी होगा। अगर वो अंतःक्षेपी नहीं है तो बराबर वाला सही हो जाएगा, और अंतःक्षेपी नहीं है तो अंतःक्षेपी नहीं है तो बराबर वाला, और अंतःक्षेपी है तो कंटेन वाला।
हमेशा से बी सेट ही बड़ा रहेगा, रेंज सेट कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता। रेंज सेट एफ ए क्या है, एफ ए क्या है, एफ ए रेंज सेट, रेंज सेट, ये रेंज सेट है परास, तो एफ ए कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई बी से ही तो आ रहे हैं इसके एलिमेंट, एफ ए इधर ही से तो आ रहा है, A1 FA2 सब इसी से तो आ रहे हैं कि बी हो सकता है, तो इसी से आ रहे हैं, तो रेंज सेट कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन चाहिए इसका एफ आर टू आर। क्वेश्चन नंबर अगला, अरे समझे ना, समझे 41 एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एफ फलन कैसा है, देखो ये क्वेश्चन भी कर लीजिए, ये पेपर में कैसे करते हैं, एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले एक एक के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो यहाँ से एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। अब मुझे बताइए फंक्शन जा रहा है आर से आर में, तो एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू, क्योंकि आर में प्लस के भी एलिमेंट होते हैं माइनस के भी होते हैं, तो एक एक्स के वैल्यू के लिए दो वैल्यू मिली, एक प्लस की एक माइनस की, इसका मतलब एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है तो नॉट इंजेक्टिव हो गया, नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव हो गया, ठीक है, नॉट इंजेक्टिव। तो दूसरा तो अभी सही हो रहा है, सब्जेक्टिव और चेक कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव है या नहीं। सब्जेक्टिव के लिए आच्छादक मतलब आच्छादक, देखो इंजेक्टिव मतलब एक एक ही होना, सब्जेक्टिव होना, सब्जेक्टिव मतलब आच्छादक होना, और बाइजेक्टिव होना, दोनों होना, तो सब्जेक्टिव और भाई ये तो कट गया ना, बाइजेक्टिव तो बनेगा नहीं क्योंकि एक तो बन ही नहीं रहा। आच्छादक के लिए चेक करिए, आप मुझे बताइए एफ एक्स बराबर, आपने लिखा एक्स, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, यहां से अगर मैं जाऊं तो x बराबर हो गया रूट y, और जब जब मैं y बराबर नेगेटिव नंबर रखता हूं तो x डज नॉट बिलोंग इन r, क्योंकि देखो x बराबर मैंने रूट के माइनस वन रखा तो ये तो आएगा होता है, और i r में बिलोंग नहीं करता, मतलब प्रत्येक के लिए कोई इमेज नहीं है, प्रत्येक y की वैल्यू के लिए x के पास कुछ नहीं है, x बिलोंग नहीं कर रहा है r में, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव के लिए नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छा नहीं है। जबकि कंडीशन ये होनी चाहिए कि प्रत्येक y की वैल्यू के लिए जब y r में बिलोंग करे तो x कोई ना कोई वैल्यू देना चाहिए, x वैल्यू दे नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस माइनस वन की प्री इमेज है कि पूर्व प्रतिबिंब है नहीं, तो ये सब्जेक्टिव नो सब्जेक्टिव, तो ये सब्जेक्टिव भी नहीं है, और जब सब्जेक्टिव भी नहीं है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ना इधर इंजेक्टिव नो सब्जेक्टिव, ना तो ये सब्जेक्टिव है ना ये इंजेक्टिव है, क्लियर, समझिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 पर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, a बराबर n है, कितने बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, तो मैंने बताया कि अगर बाइजेक्शन के लिए पहले भी बात कर रहे थे एन ए बराबर एन बी होना चाहिए बाइजेक्शन, और ऐसे एक बार परिभाषित है तो कोई इसमें तो दोहराया है नहीं बाइजेक्शन, तो हमने बताया था फैक्टोरियल एन, एक एक ही और अच्छा तक बने तो फैक्टोरियल एन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट, क्लियर, ये तो क्लियर है, ये तो सबको आता है। 43 पहले पढ़ा चुका हूँ फिर भी देख लीजिए, एफ इनवर्स एक्स क्या है, ये कितनी बार क्वेश्चन को हम करा चुके हैं, एफ इनवर्स एक्स बराबर वाई मान लीजिए, एक्स बराबर एफ वाई हो गया, और एफ वाई में रख दीजिए 3y माइनस के 4, एक्स बराबर 4 को इधर लाओ एक्स प्लस के 4 और डिवाइडेड बाई 3 बराबर y बराबर एफ इनवर्स एक्स, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो कौन सा पहला ऑप्शन करेक्ट। अगला चलिए, एक एफ आर टू आर एक फलन हो तो एफ इनवर्स आर टू आर प्राप्त होगा यदि एफ हो, देखिए इनवर्स फंक्शन ही तब मिलेगा जब फंक्शन एक ही अच्छा था, हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रतिलोम फलन वाले क्वेश्चन में, तो एफ आर से आर एक फलन हो तो एफ इनवर्स आर टू आर प्राप्त होगा कब, जब तो एक ही अच्छा था, एक एक और अच्छा तक, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर एक एक और अच्छा तक नहीं बनेगा तो इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट नहीं होगा, अगर एक एक अच्छा तक नहीं बनेगा तो इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट नहीं होगा, तो एक एक अच्छा तक हो गया, क्लियर। चलिए ये तो सिंपल चीज है, 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, देखिए आज की क्लास में बहुत टाइम ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 2 पर एफ ए पर प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा, किसका नहीं होगा वो देख चेक कर लीजिए, जो एक एक अच्छा लगना बना है उसको देखो, ए ऑप्शन को लेकर के बात कर रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, देखो 1 से 1 2 से 2 3 से 3, तुम तो इनवर्स दोगे, बी ऑप्शन के लिए चेक करो वेन डायग्राम 1 2 3 और 1 2 3 तो आप बंद करके देखिए,
1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ ऐसे लिखो, और 2 का 1 के साथ, और 3 का 1 के साथ, खत्म। देखो एक एक अच्छा रखना है, अच्छा रख दी, खत्म। बी ऑप्शन नहीं होने वाला, बी। क्लियर। अगला देखो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एफ ओ एफ क्या चाहिए। अब आप इसको अगर सब्जेक्टिव में करेंगे तो ऐसे करेंगे, एफ ओ एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एफ एफ एक्स, और एफ एक्स में लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2। अब मैं जहां जहां एफ एक्स है वहां जो एक्स है उसमें ये वैल्यू रखूंगा। तो देखो कैसे वैल्यू रखूंगा, ये समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर, पहला एक्स स्क्वायर है तो मतलब इस सब का स्क्वायर माइनस 3, और एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2 और प्लस के 2 रख दिया, तो बस रख दिए। या ऐसे समझ सकते हैं कि इसको मैं मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर मैंने ग्रांड एक्स मान लिया, तो ये हो गया एफ एक्स। अब एक्स में रखोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2, और एक्स की वैल्यू क्या बनी है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रख दिए। खोलो a की 2 माइनस b की 2, सिंपल सा। और खोलेगा जब 1 पर पूछा है तो 1 रख दीजिए, एफ, अब यहाँ से मैं एफ ओ एफ 1, तो 1 रखूँ, 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 2 प्लस 2। जरा देखिए एफ ऑफ एक्स पूछते तो इसको सॉल्व कर लेते, 1 पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 का तो मैं और शॉर्ट कट भी बताऊंगा, 2 और 1 3 और 3 0, तो ये तो 0 दे दिए, और 2 और 1 3 और 3 ये भी 3 0 दे दिए, प्लस के 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 2, करेक्ट ऑप्शन नंबर ये 2। अब आप एक चीज को आप समझिए कि कुछ बच्चे जो है पहले ही वो रख देते हैं 1 रख के आप जाएंगे, तो देखो अब यहाँ से ये तो हो गया ना। अब मैं थोड़ा सा आपको, जो बच्चे गलत जाते हैं उनको थोड़ा सा रोकेंगे, गलत देखेंगे कैसे। अगर मैं एफ ओ एफ 1 निकालूं और डायरेक्ट मैं ये एफ एफ 1 जानूं तो मुझे क्या मिलेगा 1, तो एफ देखो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 2, तो ये क्या बना एफ 0। ऐसे भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन लाइक रखना एफ 0। अब एफ 0 दोबारा से क्या कर दो भाई, 3 से 3 1 का 1 2 और 1 3 3 से 3 0, एफ 0 उठा कर दो, तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 0 प्लस के 2, कितना आ गया 2 आंसर। तो ऐसे भी आप जा सकते हैं, लेकिन जब आपको एफ एक्स पूछे तो वो भी मेथड मैंने आपको बता दिया, वो भी मेथड मैंने आपको बता दिया। दोनों तरीके से जैसे भी जाना चाहें वैसे, लेकिन डेस्ट्रक्टिव में ही पीछे वाला मेथड सही नहीं मानता। 46 क्वेश्चन नंबर 46, ए बराबर इस समुच्चय पर कितनी द्विचर संक्रियाएं हो सकती है परिभाषित, या समुच्चय ए बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। मैंने बताया पहले द्विआधारी में 2 गुना 2, 2 की पावर ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 एलिमेंट 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा 16 एलिमेंट, कितने सी ऑप्शन लिखा है। ठीक है, अब आप देखिए कि अब 48 में भी और हम चल रहे हैं, ये तो आ गया ना समझ में, ए क्रॉस ए में पहले ए क्रॉस ए में एलिमेंट निकालो, ए क्रॉस में 4 एलिमेंट और फिर उन पर द्विआधारी संख्या, तो 2 की पावर हो सकता है नहीं हो सकता, 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 2 की पावर 4। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और जो क्वेश्चन कुछ और बचे होंगे उनको भी हम लेंगे, और कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी लाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज ये बेस क्लास जिसमें आप बेस भी सीखे और क्वेश्चन को करना सीखे, तो वो कह रहे हैं कि ए बी बराबर ए की 3 प्लस बी की 3, और पूछ रहे हैं संक्रिय साहचर्य क्रम विनिमय, संक्रिय क्रम विनिमय साहचर्य। पहले क्रम विनिमय निकाल लेते हैं, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में आपको करना क्या है, ए बाइनरी ऑपरेट बी बाइनरी ऑपरेट, तो इसको रखेंगे तो ए की 3 प्लस बी की 3, और इसको रखेंगे तो बी की 3 प्लस ए की 3। देखो दोनों समान है, यस क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अरे क्रम विनिमय में आप चाहे ए प्लस ए की 3 प्लस बी की 3 लिखो, चाहे बी की 3 प्लस ए की 3 लिखो, बात लिखिए। साहचर्य और चेक कर लीजिए, साहचर्य के लिए ए बी ऑपरेट विद सी, और होना चाहिए कि बी ऑपरेट विद सी। अब देखो ए बी तो ए की 3 प्लस बी की 3 ऑपरेट विद सी, और इधर में करूँ तो बी की 3 प्लस सी की 3,
ऑपरेट में। अब देखो उन्होंने कहा ए की 3 फिर दोबारा से, तो ए की 3 प्लस बी की 3 की 3 और प्लस सी की 3, और इधर क्या करेंगे ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 की 3, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि देखो ए की 3 ए की 9 या ए की 3 ले लेंगे तो 9 तो कभी नहीं आएगा, 3 है ना, और यहाँ ए की 3 तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता। तो शायद चलिए नहीं है, लेकिन क्या है, शायद चलिए नहीं है लेकिन क्रम में है, मतलब बी ऑप्शन ही करेक्ट। तो चलिए आज की क्लास में हम आपके साथ इतना ही जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो आप चाहते हैं हमसे उस प्रकार से आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसी प्रकार से क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।